हेलो दोस्तों। कल हमने इस्लाम का उदय पढ़ा था। ठीक है। जिसमें हमने उनके कुछ प्रमुख खलीफा थे, पवित्र खलीफा थे, उनको हमने पढ़ा था। अब देखो, उसी क्रम में क्या होता है ना, अरबों की सिंध विजय का जिक्र भी आता है। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे वैसे एक होते हैं जिनका नाम होता है मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले थोड़ा सा एक हमको इसकी बैकग्राउंड स्टोरी को जानना पड़ेगा, जिसको अब हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है। इससे पहले की वीडियोस आपको यहीं मिडिवल हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, और अगर एंशंट की आपको देखनी है तो एंशंट की अलग प्लेलिस्ट आपको वीडियो में मिल जाएगी। मतलब चैनल को आप चेक कर लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है सारी। ठीक है। देखो, अरबों की सिंध विजय की बात हो रही है। 711 में क्या होता है, खलीफा वालिद होता है जो। ठीक है। अब खलीफा वालिद क्या है ना, ये इसका पूरा नाम देख लो पहले। अल वालिद इब्न अब्द अल मालिक इब्न मरवान। ठीक। और ये जो उमैयद राजवंश था, ठीक है, उमैयद राजवंश का छठा खलीफा था, जिसने 705 से 715 ईस्वी तक शासन किया। किसने? खलीफा वालिद ने। शॉर्ट में इसको खलीफा वालिद बोला जाता है। ठीक है। ये इसका नाम एक बार पढ़ लीजिए, काफी लंबा चौड़ा नाम है। ठीक। अब क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन तो बुक में अवेलेबल नहीं है, तो थोड़ा मेरे को गूगल ही करना पड़ा था। ठीक है। क्योंकि वहां पे भी शॉर्ट में लिखा था खलीफा वालिद। अब क्योंकि खलीफा खलीफा कई जगह सुनने को मिलेगा आपको, तो इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, इसलिए मैंने ये आपको थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे डाला हुआ है। थोड़ा यहाँ पे एक चीज को ध्यान देना कि ये जो खलीफा वालिद है, ये है छठवां खलीफा। ठीक है। जबकि उमैयद वंश में जब हम पढ़ रहे थे 661 से 749, जो ये उमैयद वंश का समय रहता है, तो यहाँ पे ना जो मुंबई ने अब मुंबईया करके होता है, जो एक व्यक्ति जिसने अपने पुत्र हसन को हटाकर स्वयं खलीफा जो बना था, और फिर उसका जो पुत्र होता है याजिद, उसको उत्तराधिकारी घोषित करता है और खलीफा पद को वंशानुगत बना देता है। तो ये उसी के वंशजों में है। ठीक है ना, खलीफा वालिद। आगे क्या होता है कि इस खलीफा वालिद से, ठीक है, अल हजाज नाम का एक व्यक्ति होता है जो ईरान का गवर्नर होता है। ठीक है। तो ये अल हजाज इससे क्या करता है, परमिशन लेता है सिंध विजय के लिए, और ये इसको परमिशन दे भी देता है उबैदुल्ला के नेतृत्व में। ठीक है। 711 ईस्वी में उबैदुल्ला के नेतृत्व में अभियान भेजता है सिंध में। ठीक। कि सिंध विजय करो, लेकिन ये हार जाता है और मारा जाता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा ये जो अभियान भेजता है, वो भेजता है बुंदेल के नेतृत्व में, और ये भी जो है असफल हो जाता है। ठीक। तीसरा जो फाइनल अभियान होता है सिंध विजय का, 712 में भेजता है ये मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, और यहीं से जो है सिंध विजय शुरू होती है। ठीक है। अब सवाल क्या आएगा, आपको क्यों कंफ्यूजन होगी? देखो, सिंध विजय के बारे में तो मोहम्मद बिन कासिम से ही सवाल बनते हैं बेसिकली, बट इन केस अब जिस तरह से क्वेश्चन डीप होते जा रहे हैं, तो सवाल यहां से बनना शुरू हो जाएंगे कि 711 ईस्वी में किसने किससे परमिशन ली थी सिंध विजय के लिए? तो परमिशन लेने वाला कौन था? अल हजाज। ठीक है। जो ईरान का गवर्नर था। किससे इसने परमिशन ली थी? खलीफा वालिद से। खलीफा वालिद कौन था? ये उमैया वंश का शासक था। ठीक है। और कब की बात हो रही है? 711 ईस्वी की बात हो रही है। ठीक है। सर्वप्रथम सिंध विजय किसके नेतृत्व में भेजी गई थी? उबैदुल्ला के नेतृत्व में भेजी गई थी। कब? 711 में ही। क्या वो जीते थे? नहीं जीते थे, वो मारा गया था। ठीक। और सिंध विजय किसके द्वारा की गई थी? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा की गई थी। ये कब हुई थी? 712 ईस्वी में। ठीक है। इतना अभी आप माइंड में चीजों को याद रखिएगा। ठीक है। तो क्या होता है, जो मोहम्मद बिन कासिम है ना, ये सिंध के शासक दाहिर को मार देता है। ठीक है। और युद्ध करते हुए मारा जाता है। अब दाहिर का हारने के बहुत से कारण है, वो अभी आगे आएंगे, मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि प्रजा का भरोसा नहीं होता है, लोगों को शासन पसंद नहीं आता, इसका अपने खुद के लोग भी इसका साथ नहीं देते हैं। ठीक है। चलिए, सवाल क्या आएगा कि मोहम्मद बिन कासिम ने किस सिंध के शासक को पराजित किया था? तो नाम आ जाएगा दाहिर को। ठीक है। और इस तरह से जो है मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की राजधानी अरोर और अन्य प्रमुख नगरों पर अधिकार करके सिंध में अरबों की सत्ता को स्थापित किया था। फिर से सवाल आएगा कि सिंध में अरबों की सत्ता किसने स्थापित की थी? तो मोहम्मद बिन कासिम ने की थी। अब देखिए, यहां से हमें यह जानने को मिलेगा कि मोहम्मद बिन कासिम ने कैसे जो है सिंध को जीता था, क्या पैटर्न था, उसका क्रम क्या था। तो सबसे पहले ये करता है देवल विजय। अब ये यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मैं इसको लिख देता हूं, देवल। ठीक है। देवल, देवल विजय। ठीक है। विजय। तो सबसे पहले ये देवल विजय करता है, जो कि एक पोर्ट होता है। ठीक है। बंदरगाह होता है। दाहिर का जो भतीजा होता है वो यहाँ शासन कर रहा था। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, अगला नीरून विजय करता है ये।
नीरून जो है एक बौद्ध भिक्षुओं का नियंत्रण में था ये जगह, ठीक है, नीरून नगर था ये, ठीक है। तीसरा ये सहवान विजय करते हैं, जो दाहिर का चचेरा भाई होता है बजेहरा, ठीक है, वो यहाँ शासन कर रहा था, ठीक है। इसके अलावा रावूर विजय करता है, जो ये सिंध का एक नगर था, महत्वपूर्ण किला भी था, ठीक है। और इस पे जो है दाहिर यहाँ युद्ध करते हुए मारा जाता है, ठीक है, दाहिर यहीं पे मरता है रावूर में, ठीक। फिर एक ब्राह्मणवाद की विजय होती है, ये भी सिंध का एक महत्वपूर्ण नगर था, अरोर सिंध की राजधानी थी, ठीक है। मुल्तान की विजय 713 में मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान की विजय की थी। तो ये 7 महत्वपूर्ण विजय थी मोहम्मद बिन कासिम की, ठीक है, जो अक्सर सवालों में पूछी जाती हैं, ठीक है। अब ये क्यों जीते थे, सिंध को कैसे जीते, क्यों जीते? देखो इनके विजय के अनेक कारण थे। पहला था राजनीतिक, जो मुस्लिम राज्य का विस्तार हो रहा था, ठीक है। आर्थिक कारण, भारत समृद्ध देश था, यहाँ अधिकार करके धन प्राप्त करना था इनको, ठीक है। इसके अलावा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। तात्कालिक कारण भी थे, जैसे कुछ अरबी जहाज़ों का समुद्री डाकुओं के द्वारा लूटा जाना, जिससे कि जो दाहिर है वो कमज़ोर पड़ जाता है, ठीक है। दाहिर की जो पराजय होने के कारण हैं वो ये हैं, जो मैं आपसे कह रहा था कि अभी एंड में बताऊंगा आपको। जैसे दाहिर पे जब अरबों का आक्रमण होता है तो इतना सीरियस नहीं रहता है कि क्या ही होगा, मैं देख लूंगा कि करके, ठीक है। दाहिर की कमज़ोर सेना भी इसकी बहुत कमज़ोर हो गई थी, ठीक है। दाहिर को अपने प्रांतपतियों एवं अधिकारियों का सहयोग नहीं मिलता है, और सिंध की जनता दाहिर से असंतुष्ट थी, मतलब खुश नहीं थी, ठीक है। और दाहिर के साथ विश्वासघात भी होता है, राजनीतिक चोर उचक्के होते हैं, तो ठीक है, इसकी वजह से वो जो है हार जाता है। अब अरब जो हैं जब भारत पे शासन करना शुरू करते हैं तो इनका क्या इफेक्ट पड़ता है? देखो राजनीतिक प्रभाव क्या होते हैं इनके, कि प्रशासनिक नीतियां मध्य युग के तुर्क, अफगान, मुगल साम्राज्य के लिए भी एक मार्गदर्शन का कार्य करती हैं, ठीक है। इसके बाद क्योंकि अब तुर्क आते हैं, ठीक, तुर्कों का उदय होता है इंडिया में, फिर मुगल आएंगे, ठीक है ना, फिर उसके बाद क्या है, ब्रिटिशर्स आ जाते हैं, बस ये क्रम चलता रहता है, ठीक है। आर्थिक प्रभाव की अगर बात करें तो इन्होंने भारत में खजूर की बागवानी की थी, एवं ऊंट पालन पर भी मतलब इन्होंने जोर दिया, ऊंट पालने का भी इन्होंने क्या किया, अधिक विकास किया, ठीक है। चर्म शिल्प को भी इन्होंने प्रोत्साहन दिया, ठीक है, चर्म यानी चमड़े के जैसे जूते बनाए जाते थे, चप्पल बनाए जाते थे। मुद्रा प्रणाली का विकास किया, नगरीकरण किए, अनेक नगरों का विकास इन्होंने किया था, ठीक है। सामाजिक प्रभाव भी था इनका, ठीक है, समानता का विकास हुआ था, ऊंच नीच वर्ग भेद में कमी हो गई थी, लेकिन पर्दा प्रथा इन्होंने प्रारंभ कर दी थी, ठीक है। संस्कृति का भी प्रभाव पड़ा था, सिंधी भाषा का इसमें विकास होता है, और भारत में कुरान का सर्वप्रथम अनुवाद भी सिंधी भाषा में हुआ था। सैकड़ों अरबी विद्वान जैसे चिकित्सा, दर्शन, गणित आदि की शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत आते हैं। एक भारतीय ग्रंथों का अरबी में अनुवाद हुआ, आयुर्वेद, सूर्य सिद्धांतिक, सुश्रुत संहिता, पंचतंत्र आदि का अरबी में अनुवाद हुआ था, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं तुर्कों का, ठीक है। तुर्क जो भारत में आते हैं, इनका क्या इफेक्ट हुआ तुर्कों का, भारत में उदय, भारत पे आक्रमण जो इनका हुआ, अलप्तगीन, सुप्तगीन वो इसमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। महमूद गजनवी भी तुर्कों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।